कैम शो पब्लिक। तो आज हम करने वाले हैं 12th साइंस में मैथ्स का चैप्टर 1 रिलेशन एंड फंक्शन। मेरी चैनल पे आपको पूरा का पूरा सिलेबस जो है आपका 12th का टेक्स्ट बुक वो यहाँ पे सॉल्व किया जाएगा। एंड उसके अलावा जो जो भी JEE के पॉइंट्स है जो चैप्टर के बीच में आते हैं वो भी मैं क्लियर यहाँ पे आपको करवाऊंगा। मेरी चैनल पे आपने देखा होगा कि JEE के क्वेश्चन भी चैप्टर वाइज अपलोड होते हैं, तो वो भी आप लोग देख सकते हैं। चलिए देखते हैं सबसे पहले चैप्टर 1 जो कि है हमारा रिलेशंस एंड फंक्शन। तो आज हम इस लेक्चर में करने वाले हैं डिफाइन ऑफ रिलेशन, यानी कि रिलेशन क्या होता है एंड फंक्शन क्या होता है। टाइप्स ऑफ रिलेशन, यानी कि कितने टाइप्स के रिलेशन होते हैं हमारे फर्स्ट चैप्टर में जितने दिए हुए हैं वो। एंड इक्विवेलेंस रिलेशन की डेफिनेशन एंड एग्जाम्पल आपकी टेक्स्ट बुक में, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में 1 से लेके जो 6 तक एग्जाम्पल दिए गए हैं वो हम लोग यहाँ पे आज करने वाले हैं। चलिए देखते हैं सबसे पहले तो हम लोग कि ये जो रिलेशन दिया हुआ है वो होता क्या है। अभी हमारी जो डेली लाइफ में रिलेशन होते हैं वैसे ही रिलेशन यहाँ पे हमको दिए गए होंगे, लेकिन किस में दिए हुए होंगे, किसी फंक्शन में दिए हुए होंगे। चलिए देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमको टेक्स्ट बुक में दिया गया है कि रिलेशन को डिनोट करते हैं कैपिटल R से। यहाँ पे सेट के फॉर्म में यहाँ पे हमको दिया गया है। ये सेट के फॉर्म में किस फॉर्म में हमको दिया गया है, ये सेट बिल्डर फॉर्म में हमको दिया गया है। 11 स्टैंडर्ड में हम लोग पढ़ गए हैं। चलिए यहाँ पे रिलेशन है किन के बीच में, ए एंड बी के बीच में। ए एंड बी बिलोंग्स टू कैपिटल ए क्रॉस बी एंड ए इज द ब्रदर ऑफ बी। ये रिलेशन हमको दिया गया है कि ए क्या है, बी का भाई। ये रिलेशन हमको दिया गया है डेली लाइफ में। आप लोग ए की जगह पे कोई नाम ले लो, बी की जगह पे कोई नाम ले लो, तो आप इसको डिनोट कर सकते हो। अभी ये रिलेशन प्रूव है, इसका मतलब ये हुआ कि इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि ए रिलेटेड टू बी। ये साइन है रिलेशन की कि अगर रिलेशन ट्रू है तो इसको हम इस तरह से लिखते हैं ए रिलेटेड टू बी। अभी 11th स्टैंडर्ड का सेकेंड चैप्टर, उसके ऊपर से हमको ये ए क्रॉस बी टर्म पता होनी चाहिए। वो होती क्या है, हमने 11th में देखा है कि आपको कोई सेट दिया हुआ हो ए 1 2 एंड कोई सेट दिया हुआ हो बी। तो दूसरा सेट हमको दिया गया है 2 और 3। तो अगर हम इसका ए क्रॉस बी फाइंड करें तो क्या होगा, सबसे पहले ए दोनों के साथ रिलेटेड होगा यानी कि 1 2 एंड 1 3। उसी तरह से 2 दोनों के साथ रिलेट होगा यानी कि 2 2 3 3। ये हमको 2 3 ये हमको पता होना चाहिए कि ए क्रॉस बी होता क्या। ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट आएंगे, इतने एलिमेंट आएंगे, ये आगे अपना यूज होगा। टेक्स्ट बुक में आपकी दूसरा एग्जाम्पल भी दिया गया है, आर रिलेशन इज इक्वल टू ए बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी, ए इज सिस्टर ऑफ बी। अगेन जैसे ब्रदर के लिए थे वैसे ही सिस्टर के लिए है। उसके बाद थर्ड एग्जाम्पल हमको दिया गया है, आर इज इक्वल टू ए बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी वेर एज ऑफ ए इज ग्रेटर देन एज ऑफ बी। यानी कि ए की एज बी की एज से क्या है, बड़ी है, यानी कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए ग्रेटर देन बी।
ये रिलेशन दोनों में दिया गया है। उसके बाद फोर्थ एग्जांपल देखते हैं। R is equal to AB belongs to A cross B. Total marks obtained by A in the final exam is less than total marks obtained by B in final exam. यानी कि A and B आपको ऐसे लेने हैं जिसके A के मार्क्स क्या हो फाइनल एग्जाम में कम हो एंड B के मार्क्स क्या हो ज्यादा। उसके बाद आता है हमारा लास्ट एग्जांपल that A B belongs to A cross B where A lives in the same locality as B. तो ये कुछ एग्जाम्पल थे जिसको हम रिलेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। अभी इसको हम A रिलेटेड टू B इस तरह से भी बोल सकते हैं एंड इसको हम दूसरी तरह से इस तरह से भी लिख सकते हैं A B बिलोंग्स टू R। यानी A एंड B की वैल्यू जो है वो किस में है रिलेशन R में है। चलिए देखते हैं आगे टाइप्स ऑफ रिलेशन, यानी कि ये जो एग्जाम्पल है उसमें से किस एग्जाम्पल को हम क्या बोल सकते हैं, किस टाइप में वो आएगा वो देखते हैं। तो उसमें सबसे पहले डेफिनेशन आती है हमारी एम्प्टी रिलेशन की। अभी जैसा हमने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा था कि एम्प्टी सेट क्या होता है कि जिस सेट में एक भी एलिमेंट ना हो उसे हम क्या बोलते हैं एम्प्टी सेट। उसी तरह से यहाँ पे एम्प्टी रिलेशन क्या होगा, तो a relation R in the set A is called empty relation if no element of A is related to any element of A. Therefore, R is equal to आंसर क्या मिलेगा हमको 5। वो बिलोंग्स सबसेट क्या होना चाहिए A क्रॉस A में होना चाहिए। यानी कि ऐसा रिलेशन जिसमें कोई भी रिलेशन ना मिलता हो उसे हम क्या बोलेंगे एम्प्टी सेट। उसी तरह से आता है अपना सेकंड डेफिनेशन यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन होता क्या है कि जैसे कि हमने 11th में पढ़ा था कि यूनिवर्सल सेट यानी कि सबसे बड़ा सेट जिसमें सारे के सारे सबसेट इंक्लूड होते हो, उसी तरह से यहाँ पे दिया गया है यूनिवर्सल रिलेशन। अ रिलेशन आर इन द सेट ए इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन इफ each element of A is related to every element of A। यानी कि R is equal to A क्रॉस A। यानी कि A क्रॉस A अगर हम फाइंड करें तो जितने भी सेट मिलते हो वो सभी एक दूसरे के साथ रिलेट करते हो, तो उसे हम क्या बोल सकते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। उसके बाद आती है ट्रिवियल रिलेशन की डेफिनेशन। बोथ द रिलेशन empty and the universe are sometime called trivial relation। यानी कि इन दोनों को कभी कभी क्या बोलते हैं हम लोग ट्रिवियल रिलेशन भी बोलते हैं। ये सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए था, एग्जाम में कहीं भी यूज नहीं होगा। सिर्फ याद रखना है एम्प्टी मतलब जिस सेट में एक भी रिलेशन ना हो एंड यूनिवर्सल यानी कि एक क्रॉस एक का सभी रिलेशन। अब देखते हैं एग्जाम्पल एम्प्टी सेट के लिए एंड यूनिवर्सल सेट के लिए, तो आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। एग्जाम्पल 1 आपकी टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है ऐसा। लेट सेट ए बी द सेट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ बॉयज स्कूल सो दैट रिलेशन आर इन कैपिटल ए गिवन बाय रिलेशन आर हमको दिया गया है आर इज इक्वल टू ए बी, जहां पे ए इज द सिस्टर ऑफ बी। यानी ए क्या हो बी की सिस्टर हो, इज द एम्प्टी रिलेशन हमको बताना है। एंड आर डैश यहाँ पे आर ले लिया था एक बार, तो क्या लिखा हमने आर डैश इज इक्वल टू दिया गया है ए बी द डिफरेंस बिटवीन हाइट ऑफ ए एंड बी इज लेस देन 3 मीटर इज द यूनिवर्सल रिलेशन। चलिए सबसे पहले तो यहाँ पे हमको फर्स्ट चीज क्या दिखानी है कि ए एंड बी क्या दिया हुआ है, ए इज सिस्टर ऑफ बी, लेकिन ए सेट हमको क्या दिया गया है बॉयज स्कूल। अभी हमको पता है कि बॉयज स्कूल में
कभी भी ए इज सिस्टर ऑफ बी नहीं हो सकता, क्योंकि वहां पे कोई गर्ल्स ही नहीं है, ओनली बॉय स्कूल है। तो इसका आंसर क्या आएगा? 5। यानी कि कोई भी रिलेशन हमको नहीं मिलेगा, यानी कि रिलेशन क्या हो जाएगा हमारा? 5। अब उसी तरह से दिया गया है सेकंड, कि ए एंड बी, जहां पे द डिफरेंस बिटवीन हाइट ऑफ ए एंड बी इज लेस देन 3 मीटर। यानी कि हमको पता है कि किसी भी स्कूल हाइट का डिफरेंस किसी भी बॉयज का 3 मीटर से ज्यादा नहीं हो सकता। यानी कि स्कूल के सारे जो बच्चे हैं सेट ए में, वो सभी इसमें इंक्लूड होंगे। तो यहाँ पे हम आर को लिख सकते हैं ए क्रॉस ए। यानी कि ए की जगह पे हम लोग कोई भी बॉयज को रख सकते हैं, एंड बी की जगह पे भी कोई भी बॉयज को रख सकते हैं, जिसके बीच का डिफरेंस कभी भी हाइट का डिफरेंस लेस देन 3 मीटर नहीं होगा। तो ये हो गया हमारा यूनिवर्सल रिलेशन, एंड आर हो गया हमारा एम्प्टी रिलेशन। अब उसके बाद जाते हैं हम लोग हमारी मेन डेफिनेशन ऑफ द चैप्टर इज इक्विवेलेंस रिलेशन की डेफिनेशन। ये रिलेशन प्रूव करने का आपको JEE एग्जाम में भी आएगा, जिसमें आपको इक्विवेलेंस रिलेशन ऑप्शन में दिया होगा, तो आपको वो प्रूव करना है कि आप चारों में से कौन सा ऑप्शन आपके लिए सही है। अ रिलेशन आर इन द सेट ऑफ ए इज कॉल्ड इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करने के लिए हमारे पास 3 कंडीशन है। अगर वो 3 कंडीशन प्रूव होती है, तो हम बोल सकते हैं कि आप हमको दिया गया रिलेशन क्या है? इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो उसके लिए फर्स्ट चीज प्रूव होनी चाहिए कि हमको दिया गया रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। रिफ्लेक्सिव मतलब अब तक हमने क्या देखा कि ए रिलेटेड टू क्या होता था? बी। लेकिन रिफ्लेक्सिव है, इसका मतलब ये हुआ कि रिफ्लेक्शन ए का ही खुद का ही रिफ्लेक्शन हमको यहाँ पे मिलता है। यानी कि खुद ए रिलेटेड टू ए होना चाहिए, बिलोंग्स टू आर। ए बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब ये हुआ कि ए रिलेटेड टू ए होना चाहिए फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए। यानी कि अगर स्मॉल ए की वैल्यू जो कैपिटल ए में जितने भी नंबर दिए हुए हैं, सभी के लिए ए एंड ए प्रूव होना चाहिए। अगर किसी भी एक के लिए भी ये प्रूव नहीं होता है, तो उसको हम रिफ्लेक्सिव नहीं बोल सकते। अगर रिफ्लेक्सिव नहीं होगा तो इक्विवेलेंस रिलेशन भी नहीं हो। उसके बाद आती है सेकेंड कंडीशन, सिमेट्रिक कंडीशन। अगर ए रिलेटेड टू बी आर में है, देन बी रिलेटेड टू ए बी, उसका उल्टा रिलेशन आर में होना चाहिए। वेर फॉर ऑल ए एंड बी बिलोंग्स टू ए, जहां पे ए एंड बी की वैल्यू आपको कहां से लेनी है? कैपिटल ए में से लेनी। अगर ऐसा होता है, मान लो कि आपने वैल्यू ली 1 3, जो रिलेशन आर में है, तो 3 1 भी उस रिलेशन आर में होना चाहिए। तो ये वैल्यू सेम सभी के लिए प्रूव होनी चाहिए, तभी हम उसको क्या बोल सकते हैं? सिमेट्रिक रिलेशन बोल सकते हैं। उसके बाद आता है ट्रांजिटिव कंडीशन। ट्रांजिटिव कंडीशन में ऐसा है कि अगर ए रिलेटेड टू बी है, बी रिलेटेड टू सी है, तो ए रिलेटेड टू सी भी आर में होना चाहिए फॉर एवरी ए बी एंड सी बिलोंग्स टू ए। यहाँ पे मान लो कि ए की जगह पे 1 है, बी की जगह पे 3 है, बी की जगह पे 3 है एंड सी की जगह पे 5 है। तो ये दोनों तो आर में है ही, लेकिन 1 एंड 5 ऑल्सो कहाँ पे होना चाहिए? आर में होना चाहिए। अगर आर में है तो उसे हम बोल सकते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन, अगर आर में नहीं है तो वो ट्रांजिटिव नहीं। तो इक्विवेलेंस रिलेशन हम किसे बोलते हैं? कि जो रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो एंड ट्रांजिटिव भी हो, उसे हम क्या बोल सकते हैं? इक्विवेलेंस रिलेशन।
अगर इन तीनों में से कोई भी एक चीज नहीं है तो उसे हम इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं बोल सकते। तो JEE एग्जाम में आपको याद रखना है, एक क्वेश्चन आता ही है, इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करो, या फिर इन कंडीशनों में आपको ऑप्शन दिए हुए होंगे कि रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है, ट्रांजिटिव है, सिमेट्रिक नहीं है, ऐसा कोई ऑप्शन आपको दिया हुआ होगा जो कि आपको आइडेंटिफाई करना है। अब देखते हैं हम लोग आगे, इसका एग्जाम्पल तो हमको ज्यादा क्लियर होगा। चलिए, सेकंड एग्जाम्पल आपकी टेक्स्ट बुक में दिया गया है कुछ ऐसा। लेट T be the set of all triangles in the plane with R a relation in T given by, यानी कि एक सेट हमको दिया गया है सभी ट्राइंगल्स का जो किसमें है, एक प्लेन में रखे हुए है। R इज इक्वल टू रिलेशन दिया हुआ है T1 एंड T2 का, जहां पे क्या है कि T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2, सो दैट R इज इक्विवेलेंस रिलेशन। यहाँ पे हमको प्रूव करना है कि R इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग प्रूव करेंगे कि रिलेशन क्या हो, रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो। जैसे हमें आगे देखा कि सबसे पहली कंडीशन क्या आती है, रिफ्लेक्सिव होना चाहिए। रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या हुआ, लेकिन यहाँ पे सबसे पहले समझते हैं कि कॉन्ग्रुएंट क्या होता है। T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2, यानी कि T1 ट्राइंगल की सभी जो साइड्स एंड एंगल है वो सेम होने चाहिए T2 के ट्राइंगल के। ये रिलेशन हमको दिया गया है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं, रिफ्लेक्सिव क्या होता है कि खुद का ही रिफ्लेक्शन। तो T1 हमने ले लिया तो T1 खुद का ही उसका रिफ्लेक्शन होगा, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि दोनों ट्राइंगल क्या है, सेम है। तो यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट का मतलब भी यही होता है। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T1, यानी कि T1 एंड T1 बिलोंग्स टू क्या है, हमारे आर में है। इसका मतलब ये हुआ कि रिफ्लेक्सिव कंडीशन सही। उसके बाद सेकेंड कंडीशन हमारी होती है सिमेट्रिक के लिए। सिमेट्रिक कंडीशन क्या बोलती है, T1 एंड T2 के लिए रिलेशन तो दिया हुआ है कि T1 एंड T2 बिलोंग्स टू R। इसका मतलब ये हुआ कि T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2। यहाँ पे हमको दिया गया है कि T1 कॉन्ग्रुएंट टू T2 है, इसका मतलब T1 एंड T2 के साइड्स एंड एंगल दोनों सेम है। तो उसी तरह से इसका अगर हम इसका उल्टा ले ले T2 एंड T1, तो वो भी कॉन्ग्रुएंट टू होगा, यानी कि वो भी रिलेशन आर में होगा। यानी कि इसको भी हम लिख सकते हैं कि T2 इज कॉन्ग्रुएंट टू T1। तो सिमेट्रिक कंडीशन भी यहाँ पे प्रूव होती। उसके बाद थर्ड एंड लास्ट कंडीशन हमारी ट्रांजिटिव कंडीशन। ट्रांजिटिव कंडीशन क्या बोलती है कि अगर T1 एंड T2 बिलोंग्स टू R है, यानी कि T1 कॉन्ग्रुएंट टू T2 है, देन T2 एंड T3 बिलोंग्स टू ऑल्सो R है, यानी कि T2 एंड T3 भी क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो यहाँ पे हमको डायरेक्ट ही पता है कि T1 एंड T3 ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं, therefore T1 is also congruent to T3। therefore इसको हम लिख सकते हैं T1 and T3 also belongs to R। तो यहाँ पे प्रूव हो गया कि कंडीशन क्या है, ट्रांजिटिव है।
तो सिमेट्रिक है रिलेशन, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है एंड ट्रांजिटिव है। इसका मतलब हमको दिया गया रिलेशन आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन है। अब देखते हैं हम लोग आगे एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 ऐसा बोलता है हमको कि let L be the set of all the lines in the plane। एक प्लेन है जहां पे सभी लाइंस को रखा हुआ है। रिलेशन कुछ इस तरह से दिया हुआ है, आर बी द रिलेशन इन एल डिफाइन एज कैपिटल आर इज इक्वल टू, जहां पे L1 एंड L2 हमको ऐसे दिए गए हैं जिससे क्या होता हो कि L1 परपेंडिकुलर टू L2 होता हो, then so that R is symmetric but neither reflexive nor transitive। यहाँ पे हमको एक चीज दी हुई है क्वेश्चन में रिलेशन, जहां पे एक लाइन जो है, ये लाइन को ले लेते हैं L1, जिससे परपेंडिकुलर लाइन हमको दी गई है L2। ये हमको दिया गया है, तो हमको यहाँ पे प्रूव करना है कि ये रिलेशन सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, ट्रांजिटिव नहीं होगा, सिर्फ क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। चलिए देख लेते हैं कि सबसे पहली कंडीशन रिफ्लेक्सिव के लिए देख ले क्या होता। सबसे पहली कंडीशन है रिफ्लेक्सिव, तो यहाँ पे देखिए कि L1 का खुद का ही रिफ्लेक्शन मिलेगा, यानी कि L1 एंड L1। तो L1 एंड L1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, यानी कि ये रिलेशन प्रूव नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि L1 लाइन खुद के ही साथ कभी भी परपेंडिकुलर नहीं हो सकती। इसका मतलब ये हुआ therefore L1 is not perpendicular to L1, यानी कि L1 खुद के ही साथ कभी भी परपेंडिकुलर नहीं हो सकता, इसीलिए ये जो रिलेशन है वो रिलेशन R में नहीं होगा। उसके बाद सेकंड हमको प्रूव करना है सिमेट्रिक के लिए। सिमेट्रिक क्या बोलता है कि L1 एंड L2 बिलोंग्स टू R है, यानी कि L1 इज परपेंडिकुलर टू L2 है। तो यहाँ पे फिगर में हम लोग देख सकते हैं कि L1 इज परपेंडिकुलर टू L2 है, तो इसको हम उल्टा भी लिख सकते हैं कि L2 इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू L1, यानी कि इसको हम उल्टा भी लिख सकते हैं कि L2 इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू L1। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं L2 एंड L1 बिलोंग्स टू R। L1 L2 बिलोंग्स टू R है, L2 L1 बिलोंग्स टू R है, यानी कि दिया गया रिलेशन क्या है, हमारा सिमेट्रिक है, जो कि हमको प्रूव करना था, तो हमने कर दिया। अब देखते हैं हम लोग आगे कि दिया गया रिलेशन ट्रांजिटिव होता है कि नहीं। हमको तो नहीं ही प्रूव करना है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। चलिए ट्रांजिटिव कंडीशन क्या होगी कि अगर L1 इज परपेंडिकुलर टू L2 है, यानी कि L1 L2 बिलोंग्स टू R है, तो L2 एंड L3 ऑल्सो बिलोंग्स टू R होना चाहिए। तो L1 एंड L2 का रिलेशन क्या है कि L1 परपेंडिकुलर है L2 के साथ, तो L2 परपेंडिकुलर किसके साथ होगा, L3, यानी कि L3 लाइन कहाँ पे आएगी, यहाँ पे, तभी वो परपेंडिकुलर होगा। L3 एंड L2 परपेंडिकुलर। तो ट्रांजिटिव ऐसा बोलता है कि अगर L1 L2 R में है, L2 L3 R में है, तो L1 एंड L3 भी R में होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती, क्योंकि फिगर में हम लोग देख सकते हैं कि L1 एंड L3 इज पैरेलल, यानी कि L1 इज पैरेलल टू
L3, लेकिन हमको तो क्या शो करना था, परपेंडिकुलर, यानी कि ये जो रिलेशन है वो क्या है, बिलोंग्स टू R नहीं है, जो कि हमको प्रूव करना था, तो वो हमने कर दिया। यानी कि रिफ्लेक्सिव नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं है, सिर्फ कौन सा रिलेशन सही है, यहाँ पे सिमेट्रिक सही है। तो JEE जब भी आप सॉल्व कर रहे हो, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, ऑप्शन में दिया हुआ होगा कि सो दैट सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव नहीं है, ट्रांजिटिव है, ऐसे भी कोई भी ऑप्शन आपको 4 दिए हुए होंगे, जिसमें से सही ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। चलिए देखते हैं हम लोग आगे। एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 हमको दिया गया है कुछ ऐसा, सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट, एक सेट दिया हुआ है 1 2 3, गिवन बाय आर इज इक्वल टू दिया गया है 1 1 2 2 3 3 1 2 एंड 2 3 इज रिफ्लेक्सिव बट नाइदर सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव, यानी कि रिफ्लेक्सिव प्रूव करना है, लेकिन वो रिलेशन सिमेट्रिक भी नहीं है एंड ट्रांजिटिव भी नहीं है, ऐसा हमको शो करना है। चलिए देखते हैं सबसे पहले रिफ्लेक्सिव कंडीशन। अभी सेट क्या दिया हुआ है, 1 2 एंड 3, तो देखियो यहाँ पे सेट में क्या होता है, 1 1 दिया हुआ है सेट में, 2 2 खुद का ही रिफ्लेक्शन दिया हुआ है, 3 3 तीनों का रिफ्लेक्शन दिया हुआ है, तो तीनों को हम लिख सकते हैं बिलोंग्स टू R, देयरफॉर द रिफ्लेक्सिव रिलेशन इज ट्रू। यहाँ पे हमको R में 1 1 2 2 एंड 3 3 दिया हुआ है, इसलिए रिफ्लेक्सिव होता है। अब देखते हैं हम लोग सिमेट्रिक होता है कि नहीं होता है। चलिए सिमेट्रिक क्या बोलता है कि अगर यहाँ पे देखिए 1 2 बिलोंग्स टू R है, लेकिन सिमेट्रिक क्या बोलता है कि अगर 1 2 बिलोंग्स टू R है तो 2 1 भी बिलोंग्स टू R होना चाहिए, लेकिन हमको दिए गए रिलेशन में 2 1 नहीं है, इसके लिए डज नॉट बिलोंग्स टू R, यानी कि दी गई कंडीशन सिमेट्रिक नहीं है। अब बढ़ते हैं थोड़ा आगे एंड देखते हैं कि ट्रांजिटिव होता है कि नहीं होता है। ट्रांजिटिव क्या होता है कि अगर 1 2 सेट में है, 2 3 भी गिवन सेट में है, तो 1 3 भी सेट में होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे देखिए कि 1 2 सेट में है, 2 3 है, लेकिन 1 3 सेट में नहीं है, यानी कि 1 3 डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन R, देयरफॉर हमको दी गई कंडीशन ट्रांजिटिव नहीं होती, यानी कि ये जो रिलेशन है एग्जाम्पल 4 में वो रिफ्लेक्सिव है, लेकिन सिमेट्रिक भी नहीं है, ट्रांजिटिव भी नहीं है। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे एग्जाम्पल 5 की तरफ। एग्जाम्पल 5 हमको कुछ इस तरह से दिया हुआ है, सो दैट द रिलेशन R इन द सेट Z ऑफ इंटीजर गिवन बाय R, यानी कि हम जो सेट, हमको सेट कौन सा दिया हुआ है, Z, जिसमें से हमको वैल्यू लेनी है। कंडीशन ऐसी दी हुई है रिलेशन में A एंड B, जहां पे 2 डिवाइड्स A माइनस बी, जहां पे हम A माइनस बी करें वो 2 से डिविजिबल होना चाहिए एंड प्रूव करना है कि वो इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो सबसे पहले हमको पता है कि इक्विवेलेंस प्रूव करने के लिए सबसे पहली कंडीशन क्या होती है, रिफ्लेक्सिव। चलिए रिफ्लेक्सिव के लिए देख लेते हैं। रिफ्लेक्सिव क्या होता है, ए एंड ए, चलिए कंडीशन में रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा, ए माइनस ए। अगर ए की वैल्यू हम जेड में से कोई भी ले ले तो माइनस करेंगे दोनों को, तो क्या हो जाएगा, 0, तो उसको भी हम डिवाइड्स बोल सकते हैं कि वो 2 से डिवाइड होगा, जहां पे ए बिलोंग्स टू क्या है, जेड। इसका मतलब ये हुआ कि दिया गया रिलेशन क्या है, रिफ्लेक्सिव। उसके बाद
देखते हैं हम लोग आगे सिमेट्रिक के लिए। Z में कौन सी वैल्यू आती है? Z में नेगेटिव आएगा, जीरो आएगा एंड पॉजिटिव आएगा। तो जीरो इसका आंसर हुआ, तो जीरो बिलोंग्स टू Z है। इसका मतलब ये हुआ कि रिफ्लेक्सिव है। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग आगे सिमेट्रिक कंडीशन के लिए। सिमेट्रिक कंडीशन क्या होती है कि अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है, यानी कि ए माइनस बी 2 से डिवाइड हो सकता है, तो इसका उल्टा बी एंड ए ऑल्सो बिलोंग्स टू रिलेशन आर होना चाहिए, यानी कि बी माइनस ए डिवाइड बाई 2 होना चाहिए। तो हमको पता है कि z में से कोई भी वैल्यू हम ले ले जो 2 से डिवाइड होती हो, तो अगर उसका उल्टा भी ले ले तो साइन क्या होगी, उसकी सिर्फ चेंज होगी, लेकिन वो 2 से तो डिविजिबल होगा ही। जैसे कि हमने यहाँ पे 1 ले लिया, 3 ले लिया, 1 माइनस 3 क्या हो गया, -2, -2/2 वो 2 से डिवाइड है। यहाँ पे बी में भी ले लो उसका उल्टा, 3 माइनस 1 तो क्या हो जाएगा 2, तो 2 भी 2 से डिवाइड होगा ही। इसका मतलब ये हुआ कि गिवन कंडीशन क्या है, सिमेट्रिक है, जहाँ पे ए एंड बी कहाँ से लेना है हमको, बिलोंग्स टू z, z में से वैल्यू लेनी। अब उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग आगे लास्ट कंडीशन सिमेट्रिक कंडीशन के ऊपर। सिमेट्रिक कंडीशन क्या बोलती है कि अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है, इसका मतलब ये हुआ कि ए माइनस बी डिवाइड्स बाय 2 है, एंड बी सी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर है, यानी कि बी माइनस सी ऑल्सो डिवाइड्स बाय 2 है। तो इस इन दोनों का हम लोग कर लेते हैं सम, तो क्या मिलेगा, ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी, तो ये दोनों हो गए कैंसल, देयरफॉर इसको हम लिख सकते हैं ए माइनस सी। तो ए माइनस सी ऑल्सो बिलोंग्स टू क्या मिल गया हमको, ए एंड सी ऑल्सो बिलोंग्स टू मिल गया आर। दोनों का क्या कर लिया सम, तो ए एंड बी की ऐसी वैल्यू ली जो 2 से डिविजिबल है, एंड बी एंड सी की ऐसी वैल्यू ली जो 2 से डिविजिबल है, तो ऑटोमेटिकली ए एंड सी भी ऐसी ही वैल्यू मिलेगी जो कि क्या हो, 2 से डिविजिबल हो। देयरफॉर दोनों का सम करेंगे तो बी बी कैंसिल, तो आंसर मिल गया ए माइनस सी। ए माइनस सी मतलब क्या हुआ, ए एंड सी बिलोंग्स टू आर, यानी कि दिया गया रिलेशन क्या है, सिमेट्रिक है, जहां पे ए एंड बी सी तीनों की वैल्यू कहां से लेनी है, जेड में से लेनी, यानी कि तीनों कंडीशन प्रूव है। इसका मतलब ये हुआ कि दिया गया रिलेशन आर इक्विवेलेंस रिलेशन होता। अब देखते हैं हम लोग आगे क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर 6 कुछ इस तरह से दिया हुआ है, लेट आर रिलेशन बी द रिलेशन डिफाइंड इन द सेट ए। एक सेट दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 एंड 7, जहां पे रिलेशन इस तरह से दिया हुआ है, ए बी बोथ ए एंड बी आर आइदर ऑड और इवन, यानी कि इस तरह से रिलेशन को प्रिपेयर करना है कि जिससे वो क्या मिले, ऑड मिले या फिर इवन मिले, देन सो दैट it is equivalence relation. Further, so that the all the element of the subset, यानी कि A का सबसेट लिया है उन्होंने 1 3 5 7 are related to each other, all the element of subset 2 4 6 are also related to each other, but 1 3 5 7 is not related to any subset of 2 4 6, यानी कि 1 3 5 7 एक दूसरे के साथ रिलेटेड हो लेकिन 2 4 6 के साथ रिलेटेड ना हो, ये हमको यहाँ पे बताना है। तो चलिए देखते हैं कि इस वाले पर्टिकुलर क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमको
क्या सबसे पहले शो करना है कि दिया गया रिलेशन क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है, यानी कि सभी वैल्यूज क्या होनी चाहिए। सबसे पहले तो यहाँ पे हमारा यूनिवर्सल सेट क्या होगा। यहाँ पे रिलेशन ऐसा दिया हुआ है कि बोथ ए एंड बी आइदर ऑड और इवन, यानी कि दोनों में से कोई भी एक हो सकता है। लेकिन यहाँ पे सेट ए हमको दिया गया है क्या, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। चलिए सबसे पहले देखते हैं हम लोग रिफ्लेक्सिव कंडीशन के लिए। तो रिफ्लेक्सिव कंडीशन ऐसा बोलती है कि ए एंड ए उसका ही खुद का रिफ्लेक्शन बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। अभी यहाँ पे देखिए कि ए एंड ए, मान लो कि ए हमने क्या ले लिए, ऑड ले लिया, तो ये भी क्या मिलेगा, ऑड ही मिलेगा। इवन लिया तो इवन मिलेगा। दोनों क्या होंगे, इवन होंगे तो इवन, ऑड होंगे तो ऑड, यानी कि रिफ्लेक्सिव कंडीशन यहाँ पे प्रूव होती है। क्योंकि हमको क्या दिया गया है कि वो सिर्फ ऑड होना चाहिए या फिर इवन होना चाहिए, ये दिया हुआ है। अब देखते हैं हम लोग सेकेंड कंडीशन, ट्रांजिटिव कंडीशन के, सिमेट्रिक कंडीशन के लिए, सॉरी, सिमेट्रिक कंडीशन के लिए क्या होता अगर ए एंड बी बिलोंग्स टू आर है। इसका मतलब ए एंड बी अगर ऑड है तो बी एंड ए ऑल्सो क्या होगा, ऑड ही होगा। क्योंकि हमने इसका सिर्फ क्या किया, उल्टा किया, नंबर कहाँ पे चेंज की। अगर ए एंड बी बिलोंग्स टू आर है तो बी एंड ए ऑल्सो बिलोंग्स टू आर ही होगा। इसका मतलब गिवन कंडीशन क्या होगी, सिमेट्रिक कंडीशन होगी। अगर ए एंड बी इवन लिया तो बी एंड ए भी क्या होगा, इवन ही होगा। उसके बाद देखते हैं हम लोग लास्ट कंडीशन हमारी, थर्ड कंडीशन, ट्रांजिटिव कंडीशन। तो ट्रांजिटिव कंडीशन क्या बोलती है कि ए बी बिलोंग्स टू आर है, बी सी बिलोंग्स टू आर है, तो ए एंड बी ऑल्सो, ए एंड सी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, यानी रिलेशन में होना चाहिए। तो देखो कि ए एंड बी अगर हमने ऑड लिया एंड बी सी ऑल्सो हमने क्या लिया, ऑड, तो ऑटोमेटिक ए एंड सी भी क्या होगा, ऑड। अगर ए बी क्या लिया, इवन लिया, बी सी इवन लिया, तो सी ए सी भी ऑटोमेटिकली क्या होगा, इवन ही होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ट्रांजिटिव कंडीशन भी ये सेटिस्फाई करता है। तो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करता है, यानी कि आर इज क्या है हमारा, इक्विवेलेंस रिलेशन है। अब उसके बाद हमको ये प्रूव करना है कि 1 3 5 एंड 7 रिलेटेड टू ईच अदर। यानी कि यहाँ पे देखिए ये कोई प्रूव करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 1 3 5 एंड 7 क्वेश्चन में क्या था, या तो ऑड होना चाहिए या तो इवन होना चाहिए, दोनों कभी साथ में नहीं हो सकते। तो यहाँ पे देखिए 1 3 5 एंड 7, तो सभी नंबर क्या है, ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर है तो ऑटोमेटिकली सभी एक दूसरे के साथ रिलेटेड होंगे। यानी कि मान लो कि ए हमने ऑड लिया तो 1 1 3 3 5 5 7 7, एंड सिमेट्रिक कंडीशन के लिए 1 3 3 1 1 5 5 1 3 5 5 3, ऑड लिए तो सभी क्या होंगे, ऑड रिलेशन ईच अदर होंगे। एंड ऑल द सबसेट ऑफ 2 4 एंड 6 कौन से नंबर है, इवन नंबर है। तो इवन नंबर के लिए भी सेम जैसे ऑड के लिए किया कि 2 2 4 4 6 6 रिलेटेड टू ईच अदर है, उसी तरह से सिमेट्रिक ट्रांजिटिव में रखो तो भी वो रिलेटेड टू ईच अदर मिलेगा। लेकिन बट नो एलिमेंट ऑफ द सबसेट 1 3 5 7 इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ सबसेट 2 4 एंड 6। यहाँ पे क्वेश्चन ही हमको ऐसा दिया गया है कि अगर ऑड लिया तो
इवन नहीं ले सकते, इवन लिया तो ऑड नहीं ले सकते। तो फिर 1357 इज ऑड नंबर एंड 246 इज इवन नंबर, देयरफॉर दोनों में कुछ भी रिलेशन नहीं होगा। तो इस तरह से हमको लिखना है। सिर्फ इतना ही लिखना है कि all the elements of subset 1, 3 and 5 and 7 is odd number, therefore it is related to each other, and all the relation of subset 2, 4, 6 is even number, therefore they all are related to each other. But the subset 1, 3, 5, 7 is odd number and 2, 4, 6 is even number, therefore there is no relation between even number and odd number। यही लिखना है हमको। तो वो तो डायरेक्टली हम लोग समझ सकते। तो ये हो गया हमारा आंसर। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.1 के सभी सम।